तो चलिए अब हम यूनिट 4 का यूनिट एंड स्पेस वाला टॉपिक चालू करते हैं। तो देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कई बार पढ़ा है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हिंदी में बोलते हैं। तो इकाई मतलब फर्स्ट, ओनली वन, लिमिटेड। ठीक है। तो यूनिट का मतलब आ गया समथिंग विच इज़ लिमिटेड इन साइज। ऐसी कोई चीज़ जो कि हमारी साइज के अंदर भी लिमिटेड हो, ऐसी चीज़ जो हमारी शेप के अंदर भी लिमिटेड हो। यूनिट्स विच आर बाउंडेड इन 6 साइड, 6 साइड से जो यूनिट्स हमारी बाउंडेड होते हैं उन्हें हम लोग यूनिट्स, मतलब यूनिट्स जो होती हैं हमारी वो 6 साइड से बाउंडेड होती हैं। ठीक, 6 साइड मतलब जैसे क्यूब होता है, क्यूब के 6 फेस होते हैं ना, ऊपर नीचे अगल बगल चगल टगल सब चारों तरफ होते हैं। उस टाइप से चारों साइड, चारों तरफ से बाउंडेड होता है, मतलब 6 तरफ से बाउंडेड होता है। ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल लाइक अ स्मॉल ब्लेड ऑफ ह्यूमन एयर टू द बिगेस्ट प्लैनेट्स आर यूनिट। जैसे भी स्मॉल ब्लेड है तो मतलब ये फाइनाइट है ना साइज के अंदर, क्या ये अनलिमिटेड है ब्लेड का? या फिर हम प्लेनेट की बात करें, क्या वो अनलिमिटेड है? नहीं, सब कुछ फाइनाइट है। तो ये हमारे यूनिट के अंदर आते हैं। ह्यूमन बीन, एनिमल, लंप ऑफ मैटर एज वेल एज वेरियस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑल आर यूनिट। सबके सब हमारे यूनिट हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज यूनिट्स एंड यूनिट्स आर काउंटेबल। हम लोग यूनिट्स को पहचान सकते हैं। यूनिट को हम पहचान नहीं सकते क्या? आपके पास, आपके सामने मोबाइल है, आप पहचान नहीं सकते हो? क्यों नहीं पहचान सकते हो? आप लोग उसे काउंट नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं काउंट कर सकते हो? हमारे पास तो इतने मोबाइल हैं, उतने मोबाइल हैं, कह सकते हो। ठीक है। अब आता है स्पेस। स्पेस क्या होता है? तो स्पेस मतलब खाली जगह। स्पेस तो स्पेस बार क्या होता है? खाली जगह छोड़ते नहीं जो। तो स्पेस क्या होता है? खाली जगह। तो स्पेस क्या हो गया? खाली जगह तो बहुत सारी है ना हमारे यूनिवर्स के अंदर, चारों तरफ खाली खाली जगह है, हम भी खाली बैठे हैं। तो स्पेस क्या होता है? ये हमारी एक अनलिमिटेड एंटिटी होती है। हम लोग स्पेस को टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस नहीं है। स्पेस चारों तरफ है। कभी इसका मतलब ये मत समझना कि हम लोग टच भी नहीं करते, फील भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, तो क्या स्पेस नहीं है? स्पेस है, चारों तरफ है। अब ये मत बोलना कि स्पेस के अंदर जो एयर है वो तो हमारी लिमिटेड है, उसे तो, उसका तो साइज लिमिटेड है। तो भाई वो मटेरियल ऑर्डर के अंदर आ रही है, वो यूनिट के अंदर आ रही है। एयर तो यूनिट के अंदर आ रही है ना, तो वो स्पेस के अंदर थोड़ी आ रही है। स्पेस में अगर हम डस्ट पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल सबको हटा दें तो हमारा फिर वहाँ पे खाली स्पेस ही बचेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक। स्पेस इज ट्रांसपेरेंट, डेट इज़ वी कैन सी थ्रू इट। तो स्पेस हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, उसको आस पार हम देख सकते हैं। इट इज़ बाउंडेड इन 6 साइड्स, इट इज़ नॉट बाउंडेड इन 6 साइड्स। ये हमारा 6 साइड से बाउंडेड भी नहीं होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है स्पेस के अंदर, हम लोग उसके आसपास देख सकते हैं। ये पॉइंट रिपीट हो गया 7th वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है को एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट्स इन स्पेस। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो देखो को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है हमें तो पहले ये पता होना चाहिए, फिर हम यूनिट्स का देखेंगे। तो को एग्जिस्टेंस हमने काफ़ी बार देख लिया। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के साथ हारमनी के अंदर रहें, बिना कन्फ्लिक्ट के, म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ, तो उसे ही हम लोग को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो हमने आपको पहले से बता रखा था। देखो, को एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया टू लिव टुगेदर बाय रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स नॉन वायलेंटली। मतलब अपने कन्फ्लिक्ट्स को डिजॉल्व करके, बिना वायलेंट के, बिना वायलेंस के, उसे हम लोग को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। टू लिव टुगेदर इन म्यूचुअल हारमनी मतलब हारमनी के अंदर रहना, सभी के साथ हारमनी में रहना, सभी के, सभी एंटिटीज़ को रिस्पेक्ट करना, सभी के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना। ऐसा नहीं कि तू ऐसा है तो तू इधर से दूर हट जाए, ये सब नहीं आता। कोई एग्जिस्टेंस के अंदर सब कुछ बढ़िया चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है। ठीक है। टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑफ विच नन ऑफ देम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दी अदर। तो रिलेशनशिप मतलब कोएक्सिस्टेंस मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर रिलेशनशिप होती है जिसके अंदर कोई भी ग्रुप एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है। अब आता है हमारा व्हाट इज कोएक्सिस्टेंस, मतलब वही सारा टॉपिक चल रहा है। तो कोएक्सिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ स्टेट इन विच टू और मोर देन टू डिफरेंट ग्रुप्स लिव टुगेदर कीपिंग इन माइंड देयर डिफरेंसेस। मतलब ये लाइन आपको अच्छे से लिखनी है, इंपॉर्टेंट है, लाइन अंडरलाइन कर रखी है। मतलब अपने डिफरेंसेस को, मेरे अंदर और सामने वाले के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, उन डिफरेंसेस को भी मद्देनजर रखते हुए आराम से उनकी रिस्पेक्ट करते हुए रह रहे हैं। द इन्वॉल्व ग्रुप एस्टेब्लाइज अ रिलेशनशिप वेयर दे कैन लिव पीसफुली और नॉन वायलेंटली। जो इन्वॉल्व ग्रुप्स होते हैं, मतलब सभी जो आपस में जितने भी ग्रुप्स रह रहे होते हैं वो नॉन वायलेंटली रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। दे अचीव टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लिव इन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में रहते हैं, बढ़िया है भाई। म्यूचुअल हैप्पीनेस आप समझ जाओ, जो कुछ भी है म्यूचुअल। ठीक है। बिटवीन टू यूनिट्स देयर इज स्पेस एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी यूनिट। अब देखो, अभी हमने ये कोएग्जिस्टेंस समझिए, कोएग्जिस्टेंस क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब हम ये पढ़ रहे हैं कोएग्जिस्टेंस ऑफ, किधर गया भाई, यूनिट्स इन स्पेस। ठीक है। अभी हमने कोएग्जिस्टेंस समझा, कोएग्जिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कोएग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट्स इन स्पेस। तो देखो भाई, चलिए नीचे चलते हैं पहले।
हाँ, बिटवीन टू यूनिट देयर इज ए स्पेस। देखो, दो यूनिट्स हैं कोई भी, जैसे आप हैं, आपका मोबाइल है, आप और आपके मोबाइल के बीच में स्पेस है कि नहीं, तो दो यूनिट के बीच में स्पेस होता है। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी यूनिट, मतलब हर एक यूनिट के बीच में स्पेस होता है। ऐसा नहीं हो कि आपके और आपके मोबाइल के बीच में स्पेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके और आपकी मम्मी के बीच में स्पेस ना हो, स्पेस है। आपके और आपके फ्रेंड के बीच में स्पेस ना हो, स्पेस है। क्यों नहीं है? तो स्पेस जो होता है हर यूनिट के बीच में होता है। द यूनिट एग्जिस्ट इन स्पेस, दैट इज यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस। जो यूनिट जो होती है वो स्पेस के अंदर रहती है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट जो है स्पेस के अंदर सबमर्ज्ड है। ठीक है। दे आर टू काइंड ऑफ रियलिटीज़ इन एग्जिस्टेंस। दो टाइप की रियलिटीज़ होती हैं, डेट इज स्पेस एंड यूनिट्स। मतलब एग्जिस्टेंस के अंदर देखा जाए तो दो चीज़ होती हैं, स्पेस भी होती है, यूनिट होती है। स्पेस और यूनिट मिलके ही एग्जिस्टेंस करते हैं। ठीक। अब सिंस नेचर कंसिस्ट ऑफ फोर ऑर्डर्स, नेचर के अंदर चार ऑर्डर होते हैं, इससे हम एग्जिस्टेंस को क्या कह सकते हैं, नेचर सबमर्ज्ड इन स्पेस। तो ये जो यूनिट्स हैं, ये सारी यूनिट्स किस में आती हैं, नेचर के अंदर आ जाती हैं ना, और नेचर के अंदर ही चार ऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, नेचर सबमर्ज्ड इन स्पेस। नेचर है हमारा स्पेस के अंदर सबमर्ज्ड है, या फिर हमें कह सकते हैं फोर ऑर्डर सबमर्ज्ड इन स्पेस। ठीक है। अब देखो ये जो चार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम आते हैं, लेकिन इस बार टाइम बढ़ा दिया था, हो सकता है क्वेश्चंस आ जाएं, बट यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिटेल में नहीं आएंगे, बस ऐसे ऊपर ऊपर से आएंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है UHV 2 का पार्ट है, जो हम अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसका पार्ट है, लेकिन फिर भी आ ही जाते हैं। ठीक है। तो हम इसको कर ही लेते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो यूनिट्स होती है हमारी सबमर्ज्ड होती हैं स्पेस के अंदर। तो हम यूनिट्स और स्पेस दोनों के बीच में ये डिफरेंस समझ लीजिए, ये डिफरेंस ही समझ लीजिए, और फिर इन्हीं डिफरेंस को हम लोग डिटेल में समझेंगे भी। यार ऐसा लग रहा है कोई है क्या छत पर। चलिए देखिए, यूनिट क्या होती है, लिमिटेड होती हैं। स्पेस क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, ऑल परवेडिंग, मतलब चारों तरफ फैला होता है। यूनिट हमारी एक्टिव होती हैं, स्पेस हमारा कोई एक्टिविटी शो नहीं करता है। यूनिट हमारी एनर्जाइज्ड होती हैं। ये सब समझेंगे भैया, इस चार्ट को निकाल देते, लेकिन आपको याद करना है ये चार्ट, क्योंकि कुछ भी आ सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं है, और ज़्यादातर सेमेस्टर में कोई आता है जो हम छोड़ के जाते हैं। तो देखिए, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, मतलब यूनिट्स हमारी कैसे लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो भाई नेचर है, नेचर के अंदर फोर ऑर्डर्स हैं, तो फोर ऑर्डर्स के सभी सभी यूनिट हैं। तो यूनिट क्या है हमारी, लिमिटेड है। यूनिट को तो हमने पहले बताया था, यूनिट्स आर लिमिटेड इन साइज, तो यूनिट्स हमारी लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड है। लेकिन स्पेस जो है वो हमारा अनलिमिटेड है। ठीक। साइज, ये देखिए, आप पढ़ लेना इनको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर, सब सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ से देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड स्पेस इज अनलिमिटेड, स्पेस अनलिमिटेड, देयर इज नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ स्पेस। स्पेस का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। स्पेस का कोई साइज नहीं है, जैसे यूनिट्स का साइज है ना, वैसे स्पेस का कोई साइज नहीं है। जैसे देख लो, द एग्जाम्पल देखा था, बुक इज लिमिटेड इन साइज बट स्पेस बिटवीन द बुक एंड यू इज नॉट लिमिटेड। बुक हैज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बट स्पेस डज नॉट हैव स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। बुक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, लेकिन स्पेस का कोई एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। स्पेस क्या है, स्पेस आपके बाहर भी है, स्पेस आपके पीछे भी, स्पेस आपके अगल में भी, बगल में भी, अंदर भी है, सब कुछ जगह स्पेस ही स्पेस है। ठीक। लिमिटेड और अनलिमिटेड कर लिया, इतना आप लिख कर आओगे, पूरे मार्क्स पूरे तो नहीं मिलते, एक दो मार्क्स कम करके मिल ही जाएंगे। अब आता है एक्टिविटी एंड नो एक्टिविटी। तो देखिए, ईच यूनिट समथिंग विच इज डायनामिक एंड एक्टिव। हर एक यूनिट क्या है, हर एक यूनिट हमारी डायनामिक भी और एक्टिव भी है। ठीक। इट कैन बी फिजिकल एक्टिविटी, वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, या फिर फिजियो केमिकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, या फिर सेंटिएंट एक्टिविटी करते हैं। सेंटिएंट एक्टिविटी मतलब डिज़ायर करना, थिंकिंग करना, ये सब सोचना, ये सब हमारे सेंटिएंट एक्टिविटी के अंदर आता है। ऑल द यूनिट्स ऑफ फोर ऑर्डर आर एक्टिव। जितनी भी यूनिट्स होती हैं फोर ऑर्डर की, सभी की सभी एक्टिव होती हैं। जैसे कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, ब्लड फ्लो। देखो, फिजिकल एक्टिविटी मतलब कंपोजिशन डिकम्पोजिशन, फिजियो केमिकल एक्टिविटी मतलब ब्लड फ्लो करना, हार्ट बीट करना, एंड सेंटिएंट एक्टिविटी मतलब थिंकिंग करना या फिर डिज़ायर करना। ठीक। समथिंग इज एक्टिव और एज एक्टिविटी वी कॉल्ड इट यूनिट। कोई भी चीज़ है जिसके अंदर एक्टिव है या फिर एक्टिविटी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ओके। अब आता है स्पेस। स्पेस के अंदर कोई एक्टिविटी है क्या, आपने कभी स्पेस को चलते हुए देखा, क्या मूव करते हुए देखा, नहीं देखा। तो स्पेस के अंदर कोई एक्टिविटी होता भी नहीं है। एम्प्टी स्पेस बिटवीन यूनिट हैज़ नो एक्टिविटी। एम्प्टी स्पेस होता है यूनिट्स के अंदर, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होता है। द पार्टिकल ऑफ गैसेज एंड डस्ट हैव एक्टिविटी बट स्पेस डज नॉट हैव एक्टिविटी। जो बोल रहा है पार्टिकल ऑफ गैसेज एंड डस्ट है, उसके अंदर एक्टिविटी होती है, लेकिन पार्टिकल ऑफ गैसेज और डस्ट हमारे स्पेस में नहीं आते हैं, वो सब हमारे मटेरियल ऑर्डर के अंदर आते हैं। इस वजह से हम क्या ये नहीं कह सकते कि स्पेस के अंदर एक्टिविटी, हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ डस्ट और वो उनके अंदर एक्टिविटी, लेकिन स्पेस के अंदर एक्टिविटी नहीं है। आया था हम एनर्जाइज्ड एंड एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। भाई मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है अब तक, काफ़ी लेट भी हो चुका है, 4:44, अभी 5 बजने वाले हैं, अभी तो वीडियो भी अपलोड करनी है। एनर्जाइज्ड एंड एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। तो देखो, एनर्जाइज्ड मतलब देखो कोई भी बॉडी है, अगर वो एक्टिविटी कर रही है तो मतलब उसके अंदर एनर्जी है।
कोई बॉडी एक्टिविटी जब तो करी जब उसके अंदर एनर्जी होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी बॉडी एक्टिविटी कर रही है, मतलब कोई भी बॉडी एक्टिव है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे एनर्जाइज्ड बॉडी। तो देखो एनर्जी, एनर्जाइज्ड मीन समथिंग विच हैज़ एनर्जी, कोई भी बॉडी जिसके पास एनर्जी हो। एनर्जी का मतलब एक्टिविटी, आप इसको मतलब बड़ा करके लिखो, सेकंड पॉइंट मैंने एनर्जी इक्वल एक्टिविटी लिख दिया है। मतलब कोई भी बॉडी है जिसके अंदर एक्टिविटी है, उसको हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एनर्जी भी है। एनीथिंग डेट हैज़ एक्टिविटी इज एनर्जाइज्ड, कोई भी बॉडी जिसके अंदर एक्टिविटी है उसे एनर्जाइज कह सकते हैं। व्हाट वी नॉर्मली कंसिडर एज एनर्जी टुडे, देखो ये वाले जो पॉइंट है ना, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। रुकिए, किधर गया, चलिए कर ही लेते हैं, चलिए। तो देखो एनर्जी हमने बता दिया कि कोई भी बॉडी हो जिसके पास एक्टिविटी हो उसे एनर्जाइज्ड बोलते हैं। तो देखिए व्हाट वी नॉर्मली कंसिडर एज एनर्जी टुडे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर हम आज के टाइम पे देखें तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर एनर्जी है तो उसके अंदर से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी हो रहा है। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, बट हम जानते हैं एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, तो वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जब हम वाटर हम स्टोव के ऊपर रखते हैं किसी वेसल के अंदर, तो वहाँ पर जब हम फ्लेम जलाएंगे तभी वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, ऐसा हम समझते हैं। सुन लीजिए, जब हम फ्लेम जलाएंगे मतलब स्टोव को ऑन कर देंगे तब हमारी फ्लेम में से एनर्जी उसके अंदर जा रही होती है, ऐसा हम समझते हैं। बट एक्चुअली में क्या, अगर हम फ्लेम को बंद रखें तो वहाँ पे एनर्जी नहीं है? अरे है भाई, क्यों नहीं है एनर्जी? जो पार्टिकल्स हमारे एटम्स के, वो वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं क्या, वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं? सॉलिड की एक्टिविटी करते हैं, लिक्विड एक्टिविटी करते हैं, गैस की तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, तो वो सभी के अंदर एनर्जी है। ठीक है, स्पेस इज़ नॉट अ यूनिट, स्पेस हमारी यूनिट भी नहीं है, तो स्पेस के अंदर कोई एक्टिविटी भी नहीं करता, और जब इस एक्टिविटी नहीं करता तो उसके अंदर कोई एनर्जी भी नहीं है। बट तो स्पेस के अंदर एनर्जी नहीं है, बट स्पेस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्पेस खुद एक एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? इक्विलिब्रियम एनर्जी या फिर कांस्टेंट एनर्जी है। थोड़ा ही अटपटा सा पॉइंट है भाई, लेकिन मेरे को जैसा समझ में आया मैं वैसा समझा रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेसर तो हूँ नहीं जो मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी हूँ, मैंने एक बुक है मेरे पास, वहीं से मैं समझ के समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेस इज़ नॉट एनर्जाइज्ड बट स्पेस इज़ एनर्जी इन इक्विलिब्रियम, मतलब स्पेस हमारा एनर्जाइज्ड नहीं है, लेकिन स्पेस खुद एक एनर्जी है, वो भी इक्विलिब्रियम वाली एनर्जी। इक्विलिब्रियम मतलब एक स्टेट होती है जहाँ पर बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में आ जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट एनर्जी है। ऑल यूनिट्स आर एनर्जाइज्ड इन स्पेस, सारी की सारी यूनिट्स हमारी स्पेस के अंदर आके एनर्जाइज्ड हो जाती हैं। मतलब सीधी बात ये कहूँ तो स्पेस हमारा खुद एक एनर्जी का फॉर्म है, और सारी की सारी यूनिट्स हमारी स्पेस के अंदर आके एनर्जाइज्ड होती हैं, बिना स्पेस के एनर्जाइज्ड नहीं हो सकती। ठीक, अभी जो लाइन है ना नीचे वाली, ये जो लाइन, ये जो एरो बना हुआ है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। स्पेस इज इक्विलिब्रियम एनर्जी, स्पेस क्या है? इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एनर्जी, मैंने बता दिया अभी। जितनी भी यूनिट्स होती हैं सब स्पेस के अंदर होती हैं, ऑल यूनिट्स आर इन स्पेस, ऑल यूनिट्स आर एनर्जाइज्ड एंड एक्टिव बीइंग इन स्पेस, सारी की सारी यूनिट्स हमारी एनर्जाइज्ड हो जाती हैं और एक्टिव हो जाती हैं स्पेस में रह कर। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ईच यूनिट रिकॉग्नाइज एंड फुलफिल्स इट्स रिलेशन विद अदर यूनिट, या फिर रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसपेरेंट। स्पेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसपेरेंट। तो देखो हर एक यूनिट हमारी रिकॉग्नाइज करती है, फुलफिल करती है रिलेशन को अदर यूनिट्स के साथ। जैसे देखो, अगर हम वाटर का अगर हम सॉइल पे डालें तो सॉइल उस वाटर को क्या करेगी? एब्जॉर्व कर लेगी। ठीक है, तो सॉइल ने क्या किया अपना, उसने रिलेशन यहाँ पे पहचाना कि मेरा रिलेशन ये, इसको एब्जॉर्व करना है, और उसने उसको म्यूचुअल फुलफिलमेंट कर लिया, तो सॉइल भी खुश और वाटर भी खुश। ठीक है, अब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर देखा है तो रिलेशनशिप होती है हर एक थिंग के साथ, हर एक यूनिट के साथ रिलेशनशिप होती है। हर एक यूनिट जो होती है रिलेशनशिप होती है, एयर हो गया, प्लांट हो गया, ट्री हो गया, एनिमल ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, हर एक के साथ रिलेशनशिप होती है, और इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करना होता है और हमें फुलफिल करना होता है। ह्यूमन भी चाहता है कि वो रिकॉग्नाइज करे, फुलफिल करे अपने रिलेशनशिप को चारों ऑर्डर के साथ। ठीक है, ये सिंपल सा था। देखो इनके अंदर आपको ज़्यादा वो नहीं करना है कि मेरे को और डीप में समझना है, डीप में मत समझिए, UHV 2 पढ़ेंगे जब हम बहुत डीप में समझेंगे इन सब चीज़ों को, अभी तो बस सिंपल से समझ लो। आता है स्पेस इज ट्रांसपेरेंट, स्पेस ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब स्पेस के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं है, स्पेस से हम एक दूसरी चीज़ों को हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमको, कोई भी दिक्कत नहीं आती, हमको कुछ हटाना नहीं पड़ता। जैसे अगर मान लो अभी तुम्हारे फ़ोन और तुम्हारे बीच में कोई आ जाए बीच में, तो आप उसे हटाओगे ना, कोई वो यूनिट है। लेकिन स्पेस के बीच में तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं, स्पेस हमारा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, लेकिन इसी को हमको डिटेल में लिखना भी है। स्पेस इज रिफ्लेक्टिंग, स्पेस रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या होता है? जितनी भी यूनिट्स होती है स्पेस के अंदर होती हैं तभी तो हम उन्हें देख पाते हैं, क्योंकि स्पेस उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, हम लोग किसी भी चीज़ बॉडी को देख कर पाते हैं, बताइए?
क्या हम कोई बॉडी अंधेरे में रखी होगी उसको हम देख सकते हैं, मतलब डार्कनेस के अंदर रखी होगी उसे हम देख सकते नहीं देख सकते, क्यों? कोई वहाँ पे क्या था, लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। बट जैसे ही हमारी बॉडी स्पेस के अंदर आती है, स्पेस मतलब जहाँ पे थोड़ा सा लाइट्स भी हों, तो हम किसी भी यूनिट को पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिट जो होती है स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, स्पेस हमारा रिफ्लेक्टिंग होता है। दिस मीन्स एवरी यूनिट इज रिफ्लेक्टिंग इन ईच अदर यूनिट। हर एक यूनिट जो होती है दूसरी यूनिट को रिफ्लेक्ट करती है। इट इज़ ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन, इसी रिफ्लेक्शन की वजह से डेट देयर इज ए रिलेशनशिप एंड वी फील रिलेटेड विद अदर यूनिट। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से रिलेशनशिप होती है और हम लोग दूसरी यूनिट से रिलेटेड फील करते हैं। रिलेटेड कैसे फील करते हैं? जब हमको कोई दिखेगा ही नहीं, हमको उस स्पेस की वजह से ही हम लोग देख पाते चीज़ों को। अब आता है सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अवेलेबल। तो देखो हर एक यूनिट, चलो भाई आज लास्ट पेज है, एवरी यूनिट इज सेल्फ ऑर्गेनाइज। सारी की सारी यूनिट सेल्फ ऑर्गेनाइज होती हैं। यू देखो हर एक यूनिट हमारी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। हर एक यूनिट अगर हमारी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है तो क्या हम उसे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सारी यूनिट जो होती है हमारी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं स्पेस के अंदर, ठीक है। और हर एक यूनिट जब सेल्फ ऑर्गेनाइज होती है तो उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब क्या हम किसी भी यूनिट को जाके हम ऑर्गेनाइज करते हैं? नहीं करते हैं। क्या हमने कभी प्लांट को जाके ऑर्गेनाइज किया है? नहीं। क्या कभी एनिमल को जाके ऑर्गेनाइज किया है? नहीं किया। हम खुद को ही ऑर्गेनाइज करते रहते हैं बस। क्या हमको किसी और ने जाके ऑर्गेनाइज किया? नहीं किया। हमको क्या डॉग आके हमको ऑर्गेनाइज करता है? नहीं करता है। तो हर एक यूनिट क्या है, आपस में ऑर्गेनाइज्ड है और उसी यूनिट को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक यूनिट, जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ, अ यूनिट रिकॉग्नाइजेज अदर यूनिट एंड इज कंबाइंड टू फॉर्म बिगर ऑर्गेनाइजेशन। एक यूनिट क्या करती है, दूसरी यूनिट को रिकॉग्नाइज करती है और दोनों कंबाइन होकर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। एट एवरी लेवल वी गेट ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेल रिकॉग्नाइज ईच अदर एंड फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑर्गन्स एंड बॉडी। सेल जो होता है एक दूसरे को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। सेल देखो खुद एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है और दूसरा सेल आगे वो भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे लंग्स हुए, लीवर्स हुए, ऑर्गन्स हुए। और ऑर्गन्स से ही हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। ये लास्ट के 2 पॉइंट हुए। अब ये वाले पॉइंट समझते हैं। ह्यूमंस आर ऑर्गेनाइज एट द लेवल ऑफ बॉडी। जो ह्यूमंस होते हैं हमारे बॉडी के लेवल पे तो ऑर्गेनाइज होते हैं, बट सेल्फ के लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। जैसे वी आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हम क्या कुछ करते हैं? कुछ भी चीज़ करते हैं, जैसे हार्ट है हमारा, किडनी है, लिवर है, ब्लड फ्लो होता है अगर हमारा, तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। अब ये मत कहना कि भैया हम दवाई वगैरह भी तो लेते हैं, भैया नहीं, मतलब भाई सॉरी भाई, वो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पर मतलब इस टाइप से पढ़ाता हूँ, सॉरी। तो अब ये ना बोलना कि भाई हम मेडिसिन भी तो लेते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, नहीं। वो जब लेते हैं जब उसके अंदर कोई डिफेक्ट आता है, वो भी किस वजह से आता है? हमारी ही लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से आता है, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हम उनको न्यूट्रिशन देते हैं। वो सिर्फ अपने आप सारा का सारा काम अपने आप करते हो। भाई न्यूट्रिशन तो सभी की नीड है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, ऊपर वाला पॉइंट सिंपल है, मैंने जो बोला है वही है। आवर इनपुट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये भी हो गया। एट द लेवल ऑफ सेल्फ आई ह्यूमन आर नॉट ऑर्गेनाइज। जब हम सेल्फ की बात करें तो ह्यूमन वहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज नहीं होता है, बट बीइंग इन स्पेस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल। अब देखो स्पेस के अंदर देखो समझो, ह्यूमन हमारा ऑर्गेनाइज नहीं था आई के लेवल पे, लेकिन स्पेस के अंदर रहते हुए सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होता है आई के लिए, ठीक। डेट्स वाई वी आर इन परसुएट ऑफ हैप्पीनेस। इसी वजह से हम लोग हैप्पीनेस को ढूंढते हैं। हम लोग हमेशा हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, जो कि एसेंशियल है हार्मनी के लिए। जब भी अगर हमें ऐसे हैप्पीनेस नहीं मिलती तो हम कहाँ जाते हैं? स्पेस में तो जाते हैं ढूंढने के लिए। भाई हैप्पीनेस क्या है हमारी? स्पेस में तो हमको सारी यूनिट्स मिलेंगी, सारी यूनिट मिलेंगी तो उन यूनिट से ही तो हम लोग हैप्पीनेस को अपनी अचीव कर पाएंगे। लेकिन वो सारी यूनिट हैं कहाँ? स्पेस में। तो हम जाएंगे कहाँ? स्पेस में तो ढूंढने जाएंगे, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पेस हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं होता, लेकिन स्पेस के अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। अब तो ये हमारा सिंपल है, इसे आप पढ़ ही लेना। चलो करा ही देता हूँ, बोल देता हूँ। ऑल दी फोर ऑर्डर्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइज। जितने फोर ऑर्डर होते हैं सभी के सभी सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं। नो वन इज ऑर्गेनाइज देम फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं करता है बाहर से आके। दिस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल टू यूनिट बीइंग इन स्पेस। ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को अवेलेबल होती है जब वो स्पेस के अंदर आती हैं। फॉर स्पेस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल। स्पेस में सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हमारा अवेलेबल होता है। तो देखो भाई यहाँ तक तो हो गया, बट रुको, तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आ सकते हैं। तो देखिए मैं दूसरी PDF खोल लेता हूँ। अच्छा अभी हमने जो यूनिट और स्पेस का चार्ट पढ़ा है वो पढ़ा था ना, यूनिट और स्पेस का को एग्जिस्टेंस पढ़ा था ना हमने। अब
कैसे हमारी यूनिट और स्पेस एक साथ को एग्जिस्टेंस करती हैं, तो उसी का ये चार्ट है। देख लेना, एग्जिस्टेंस के अंदर यूनिट भी आता है, स्पेस भी आता है। यूनिट के अंदर मटेरियल बॉडी आती है, कॉन्शियस बॉडी आती है, ठीक है। और मटेरियल बॉडी के अंदर मटेरियल ऑर्डर आता है, एटम के अंदर मटेरियल ऑर्डर के अंदर एटम आता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। और इधर हमारा प्लेनिंग ऑर्डर आता है, सेल प्लांट आता है, बॉल प्लांट आता है, एनिमल बॉडी आती है, ह्यूमन बॉडी आती है। एनिमल बॉडी और प्लस एनिमल ऑर्डर मिलते हैं, और इधर ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, वो भी हमको समझनी है। वो ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, गठनशील, गठनपूर्ण, क्रिया क्रियापूर्णता एंड आचरणपूर्णता। देखो गठनशील मतलब क्या होता है, मटेरियल घटनशील मतलब अभी वो बन रही हैं, वो चेंज हो सकती हैं, और घटनपूर्ण मतलब वो बन चुकी हैं, वो चेंज नहीं होंगी। पूर्ण एंड सील, अंतर इतना है, ठीक है। तो मटेरियल यूनिट्स जो होती हैं हमारी ट्रांसफरेबल होती हैं एंड देयर कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग, हैंस दीज आर घटनशील। जो मटेरियल यूनिट्स होती हैं वो हमारी ट्रांसफ़र होती रहती है एक जगह से, और उनकी जो कंपोजिशन होती है हमारी चेंज होती रहती है, इस वजह से हमको घटनशील बोलते हैं। और घटनपूर्ण बोलते हैं जो हमारी जो सेल्फ की एंटिटी होती है वो हमारी कंप्लीट होती है। क्या उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कंपोजिशन डिकम्पोजिशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बार हो गई तो कंप्लीट हो गई, तो उसे हम लोग गठन पूर्ण बोलते हैं। अब क्रिया पूर्णता क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड क्रिया पूर्णता। मतलब जैसे ही ह्यूमन बीइंग के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए, कंप्लीट हो जाए, इसका राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसे हम लोग क्रिया पूर्णता बोलते हैं। और आचरण पूर्णता क्या बोलता है? एबिलिटी टू लिव विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड आचरण पूर्णता। मतलब हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग आ तो गई, अब उसके साथ रहना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, उसे बोलते हैं हम लोग आचरण पूर्णता। तो देखो भाई, गठनशील मतलब मटेरियल ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि हमारी सारी यूनिट ट्रांसफरेबल होती हैं, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। गठनपूर्ण मतलब जो हमारी कंप्लीट होती है, कंप्लीट क्या होती है? आई होती है। क्रियापूर्ण मतलब जो हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और आचरण पूर्णता मतलब होता है हमारे अंदर जब हम कंप्लीट राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चालू कर दें, ठीक है। देखो इसके अंदर कुछ मिलता है इंपॉर्टेंट, बताते हैं, पढ़ लेना। देखो भाई ये ज़रूरी है, ठीक। ये कुछ नहीं है, अगर हम इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए है तब ये बताना, ठीक है, वैसे पढ़ लेना, ठीक। अब देखो यहाँ से आता है एक होलिस्टिक नाम से टॉपिक। ये टॉपिक ज़रा इंपॉर्टेंट है। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो देखो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी पहले आता है होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि हम लोग क्या चाहते हैं, इसमें नहीं है, ज़रा समझ लीजिए, वैसे ही आएगा भी नहीं वैसे तो, बस समझ लीजिए क्या होता है, इस टॉपिक को समझ। होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि हम अपनी लाइफ को कुछ ऐसे मेंटेन करें जिससे कि हम खुद तो डेवलप करें, लेकिन साथ में ही हम लोग हमारे जो बाकी के 4 ऑर्डर हैं, मतलब बाकी के जो 3 ऑर्डर हैं, उनमें उनके अंदर कोई भी परेशानी ना आए, वो भी हारमोनी में रहें, हम भी हारमोनी में रहें। ये होता है हमारा होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ का मतलब और भी होता है, मतलब जैसे कि हम लोग अगर हम कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, कुछ मशीन्स बना रहे हैं, कुछ अपने कंफर्ट के लिए कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, तो उससे हमारा कंफर्ट तो हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कहीं वो हमारे नेचर को जाके डिसहारमनी क्रिएट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, ठीक। अब आता है होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है अ होलिस्टिक मॉडल इज इनहेरेंटली कंड्यूसिव टू द कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल। एक होलिस्टिक मॉडल क्या होता है? कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स के साथ होता है। कंप्रहेंसिव जो ह्यूमन गोल्स होते हैं उनका फेवर में रहता है, ये समझ लीजिए। लेकिन आज के टाइम पे हम देखा जाए, ये सेकंड पॉइंट छोड़िए, सेकंड पॉइंट बेकार है, ठीक है, आप भी मत पढ़ना। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए, इसको थर्ड पॉइंट समझते हैं। द वर्ल्ड डेवलपमेंट, जो वर्ड है हमारा डेवलपमेंट, वो बहुत ज़्यादा हमने गलत समझ रखा है। हमने क्या समझ रखा है कि डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम लोग जो नेचर है उसको हम एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने खुद को डेवलपमेंट करने के लिए अपने नेचर को हम ख़राब कर सकते हैं। इसी वजह से तो बहुत सारे इशू आ रहे हैं, और ये समिट भी होती रहती हैं, G8 G7, ये सारी समिट क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि हम लोग कैसे नेचर को बचा सकें। लेकिन एक बार हमने पहले नुकसान कर लिया, पहले तो समझा नहीं कुछ, अब कर रहे हैं, ठीक। इट इज़ बिलीव दैट नेचर हैज़ टू बी कंट्रोल्ड एंड एक्सप्लॉइटेड फॉर ह्यूमन एन्जॉयमेंट। ये हम लोग सोचा जाता है कि जो नेचर है वो ह्यूमन एन्जॉयमेंट के लिए है, ह्यूमन उसे कंट्रोल कर सकता है, उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। दिस एटीट्यूड ऑफ अवर टुवर्ड नेचर हैज़ कॉज्ड मच डैमेज टू ह्यूमैनिटी। इसी वजह से हम लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारा नेचर है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मर्जी, पेड़ काट दो, यहाँ पे घर बनाना है, और आजकल बहुत ज़्यादा होता है, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा डैमेज होने लगा है ह्यूमैनिटी को। ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड इट्स एसेंशियल टू बी इन हार्मनी विद इट। तो ह्यूमन बींग क्या है? नेचर का एक पार्ट है, और ह्यूमन बींग अगर नेचर का पार्ट है तो उसका ज़रूरी है हार्मनी में भी रहना, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम
विद क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर हम होलिस्टिक टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो उसको हमें ऐसे बनाना है, इस पॉइंट का मतलब बता रहा हूँ, उसको हमें ऐसे बनाना है कि वो हमारे जो इकोसिस्टम हो उसको हार्म ना करे, हमारा जो इकोसिस्टम हो उसको और स्ट्रेंथ करे, हमारा जो इकोसिस्टम हो उसको और ज़्यादा अच्छा करे और हमका हमारे लिए भी अच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि हमारे लिए नहीं है, हम ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करेंगे जिससे कि हमारा बेनिफिट भी हो सके। ठीक। अडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट, ये सब तो बेकार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो गया है ये। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या होता है मैंने बता दिया। ठीक, इसको और पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा सा और है, बस एक पेज है यही बस। देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प अस टू डेवलप विजन ऑफ होलिस्टिक अप्रोच। अगर हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो इससे हम लोग क्या करेंगे, होलिस्टिक अप्रोच डेवलप कर पाएंगे। अब होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या, वी मीन द प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी एडोप्टेड बाय अस मस्ट बी कंपेटेबल विद नेचर। इसका मतलब ये है कि हम जो प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को हम लोग अडोप्ट कर रहे हैं, वो कंपेटेबल हो नेचर के साथ। हमारी नीड तो पूरी करेंगे करेंगे, लेकिन साथ में वो नेचर के साथ कंपेटेबल हों। अ होलिस्टिक मॉडल इज इनहेरेंटली कंड्यूसिव टू द कंप्रेहेंसिव ह्यूमन गोल्स, मतलब कंप्रेहेंसिव ह्यूमन गोल्स के साथ भी जुड़ा रहे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द चाइल्ड ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बेकार पॉइंट है, काट देना। ऑल इन्वेंशंस आर द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग नीड्स, जितने भी इन्वेंशंस होते हैं वो हमारी नीड्स इंक्रीज हो रही इसी वजह से तो होते हैं। ठीक है, अब तो इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाओ। वी हैव दीज ब्रॉड क्राइटेरिया टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ सच टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम। हमारे पास ये क्राइटेरिया है कि हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। केयरिंग टू अप्रोप्रिएट नीड एंड लाइफ स्टाइल, मतलब हमारी नीड और लाइफ स्टाइल दोनों को मेंटेन कर सके। पीपल फ्रेंडली हो और इको फ्रेंडली हो। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट का पूरे का मतलब समझा देता हूँ एक बार फिर से। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हमको हॉलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने की मदद करती है। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जिससे कि हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोसेस कुछ इस तरीके से बनाएं कि वो हमारी नीड्स को तो कंपेयर करे लेकिन साथ में नेचर के साथ भी कंपेटेबल हो। ठीक है, और जो हॉलिस्टिक मॉडल होता है वो हमारा कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स के साथ कंड्यूसिव होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आता है कि जितनी भी हमारे इन्वेंशंस हो रहे हैं वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं, हमारी नीड्स की वजह से हो रहे हैं। इसी वजह से हमको हमको ये लास्ट वाला पॉइंट पर आते हैं। वी हैव दीज ब्रॉड क्राइटेरिया, हमने क्या किया, एक क्राइटेरिया बनाया है जिससे कि डेवलपमेंट कर सकें उस टेक्नोलॉजी का, मतलब जो टेक्नोलॉजी हमें करनी है उसका हम डेवलपमेंट कर सकें, वो भी इन बेसिस पे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी हो वो अप्रोप्रिएट हो नीड और लाइफ स्टाइल के हिसाब से, पीपल फ्रेंडली हो और इको फ्रेंडली हो। अब बाकी सब तो आसान है, इसे आप भी पढ़ सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेमेस्टर में। 5th यूनिट तो भाई मेरी भी नहीं हुई है, तो मैं आप लोगों की कैसे करा सकता हूँ, बस उसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ कर जाऊँगा। ठीक है भाई, बाय बाय, सी यू। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई।